सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। सनराइज करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां निःशुल्क शिक्षा पूरे भारत को दी जा रही है, तो सभी छात्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। दूसरों को भी बताएं जहां पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जिसका कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल में चैनल सब्सक्राइब करके रोजाना देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 को हम पढ़ाएंगे। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला लेक्चर हमारे YouTube में अपलोड हो चुका है। इतिहास के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताएं, एक ऐसा इतिहास है हमारे प्राचीन भारत का जो हमारे एग्जाम में इसका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, उसका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। सनराइज करियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम को सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको रोजाना नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 है। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे वह सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे रहा करते थे, सिंधु घाटी नदी के किनारे रहा करते थे। और बहुत सारे उत्खनन के दौरान बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उनके जीवन यापन के बारे में हमें पता चलता है कि आज से लगभग 2500 साल पहले जो लोग रहा करते थे वह किस प्रकार का जीवन जीते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, क्या व्यापार में किया करते थे, मुद्रा के रूप में क्या इस्तेमाल किया करते थे, इसको हमने जाना। लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन करता है, किनके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और किन लोगों ने खोद के ये पूरा शहर ही ढूंढ निकाला। जो एक शहर आज से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जीवन यापन कर रहा था और एक जमीन में दफन हो गया, लोग वहाँ के विलुप्त हो गए और उसके बाद 2500-3000 हजार साल बाद उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता को आज हम पढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, ये आपका विशाल स्नान गृह है और ये सीडर यानी टीला है। ये देखो कुछ मूर्तियां पाई गई हैं उत्खनन के दौरान। ये दाढ़ी वाले बाबा, इनसे पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वह दाढ़ी बनाने का शौक भी रखा करते थे। जैसे ये यहाँ पे जानवर की फोटो है और ये नर्तकी की फोटो है। ये सब मूर्तियाँ उत्खनन के दौरान मिली है। आज से 2500 ईसा पूर्व पहले जो सभ्यता हमारे भारत में चल रही थी वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वह उस समय अपने समय में बहुत मॉडर्न तरीके से जी रहे थे। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ बॉर्डर कम ज़्यादा पूरा किनारे वाला जी। धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का एक चीज़ का अध्ययन करेंगे और एक चीज़ के बारे में पता करेंगे और पूरे नोट्स बनाना है, मैप सहित आपको नोट्स बनाना है ताकि कोई भी एग्जाम आए और सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी क्वेश्चन हो खाली ना जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता लगा और पता लगने के बाद जब उसका उत्खनन कार्य चालू हो गया तो किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में उत्खनन करा और एक शहर को ढूंढ निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे पहली बार जो खोजा गया था, सबसे पहला शहर था जिसको खोजा गया था वो क्या था, हड़प्पा शहर था। और जब इसको खोज निकाला गया तो हड़प्पा शहर से भी बहुत सारे अवशेष मिले और अवशेष मिलने से यह पता लगाया गया कि वहाँ का जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल पहला क्या था, हड़प्पा शहर था। ये हड़प्पा शहर था और आपको बता दें हड़प्पा शहर यह रावी नदी के किनारे था और उस समय रावी नदी के किनारे तो था और उस समय पंजाब प्रांत में आता था। कौन से प्रांत में, पंजाब प्रांत में। और ये पंजाब प्रांत ये पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है, हमारा वाला नहीं है। देखिए पंजाब आधा पाकिस्तान के पास है, आधा हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया शहर है वो हड़प्पा शहर है और हड़प्पा को खोजने वाला, ठीक है, जॉन मार्शल के
नीचे जो काम करते थे जॉन मार्शल के पुरातात्विक विभाग में, हमारे भारत के दयाराम साहनी कब 1921 से 1923 के बीच में इन्होंने खुदाई की और खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे ढूंढ निकाला। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे था, तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे था और पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब राज्य में था। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने खनन चालू किया, हड़प्पा शहर को ढूंढ निकाला, हड़प्पा शहर के अवशेषों को ढूंढ निकाला। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के समय के हैं। ठीक है, और ये हड़प्पा कहाँ था, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, मोंटगोमरी जिले में और रावी नदी के किनारे। कौन सी, रावी नदी के किनारे। एग्जाम में बहुत बार पूछता है प्राचीन शहर और उसके नदी के किनारे। क्यों, क्योंकि जितनी भी सभ्यता पनपी है प्राचीन समय में, जितनी भी सभ्यता पनपी है वो सब के सब नदियों के किनारे पनपी है, तो इसलिए नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हड़प्पा शहर कौन सी नदी किनारे था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, आगे बात करते हैं पत्थर। यहाँ पर पत्थर की नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान 37 यहाँ की खुदाई के दौरान मिला है। जब भी अच्छा, अभी आगे स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन से शहर से कितनी चीजें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है। फिलहाल देखिए, पत्थर की नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान, यहाँ से क्या पाया गया है, कब्रिस्तान पाया गया है। 37 यहाँ खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखना है, एक टेबल बनाना है आप लोगों को। कैसे याद रखना है, एक तरफ एक टेबल आपको बनाना है ऐसे करके। एक तरफ आपका क्या रहेगा, शहर रहेगा, और शहर के बाद वह कौन सी नदी के किनारे था वो रहेगा, और कौन से राज्य में था ये रहेगा, कौन से देश में था ये रहेगा, और लास्ट में उसका उत्खनन करता। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल बनाना है, नोट्स बनाना है। ऐसे आप नोट्स बनाएंगे तो याद रहेगा। ठीक है, देखो हमेशा यूट्यूब के मत्थे नहीं रह जाता है, आप यूट्यूब से जरूर पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद नोट्स जरूर बनाएं। ये नोट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिवीजन के समय में काम आता है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, आप इतनी मोटी किताब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपने नोट्स बनाया है उसी से रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो देखो इस तरह का टेबल बनाएंगे। चलिए, कभी अब देखिए एक और रिवीजन कर लेते हैं। जो हड़प्पा शहर पाकिस्तान का ढूंढ निकाला गया था और उसकी खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 से 1923 के बीच में की गई है, और ये हड़प्पा पंजाब राज्य में था। किसके पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में था। और कौन सी नदी के किनारे था ये रावी नदी के किनारे था। और यहाँ से पत्थर की नटराज की मूर्ति और कब्रिस्तान 37 यहाँ से खुदाई के दौरान मिले हैं। तो ये कंफर्म हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो और चनबूदड़ो। ठीक है, चनबूदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनबूदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल और मादा कंकाल पाए गए थे, और बहुत सारी अब कंकाल ही पाए जाएंगे, क्योंकि लास्ट तो अब बची नहीं है। जो उस समय के जो लोग, मतलब एक ही जगह पर तालाब के किनारे बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। और जब भी मोहनजोदड़ो का नाम आएगा तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र कौन सा था, तो वो था कौन सा, हमारा मोहनजोदड़ो। तो देखो, भारत 1947 के आज़ाद के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए, तो भारत का भी सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, और पाकिस्तान का कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। देखो, अब मोहनजोदड़ो का जब भी नाम आएगा तो राखल दास बनर्जी, ये जो आरडी बनर्जी है, आरडी बनर्जी का मतलब क्या होता है, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे। इन्होंने 1922 में यहाँ खुदाई करवाई, और ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, पंजाब राज्य में है उस समय था। लेकिन यह कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, और पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। कौन से, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। लड़काना डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या था, मोहनजोदड़ो
था, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने इसको 1922 में इसकी खुदाई की थी। यहाँ से भी खुदाई के दौरान विशाल अन्नागार, बड़े बड़े घर, कर्मकारों के घर और व्यवस्थित नाली प्रणाली, रोड प्रणाली और भी बहुत सारी चीजें मिले हैं। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे तथा ये और कौन से जिले में? लड़काना जिले में। सबसे बड़ी बात ये है, अगर पंजाब नहीं आएगा तो सिंध प्रांत जरूर कीजिएगा इसमें, ठीक है। सिंध प्रांत में क्या है? मोहनजोदड़ो और लड़काना जिले में था। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता था या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था? पाकिस्तान के लड़काना जिले में, ठीक है। आए समझ में? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो लोग निवास करते थे तो वह कौन सी नदी के किनारे निवास करते थे? तो ये कौन सा है? सिंधु नदी। ये वही सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बहते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान से नीचे उतर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसी के किनारे हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो था। इसको और क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, बहुत सारे यहाँ पे कंकाल पाए गए थे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इसका भी टेबल बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहाँ था? सिंध पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या था? चनहूदड़ो। और 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई की गई। 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई की गई। अब देखिए देश की आज़ादी से पहले की बातें हो रही हैं, ठीक है। 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इसकी खुदाई हुई है और यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता था। पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे इसको ढूंढ निकाला गया था। कौन से नदी किनारे? सिंधु। चनहूदड़ो कहाँ था? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे यहाँ के लोग रहा करते थे। और इसके खननकर्ता कौन है? एनजी मजूमदार। कब खनन किया है? 1931 में। देश क्या था इसका? पाकिस्तान में था। ये स्थल कहाँ पे है? आज के पाकिस्तान में है। यह सिंधु घाटी की ऐसे स्थल है जहाँ पर सीटाडेल नहीं है। अच्छा, ये सीटाडेल क्या है? देखिए ये सीटाडेल क्या है? सीटाडेल क्या हुआ करता था? सीटाडेल का मतलब जो गांव समाज से एक दूरी पर ऊंचाई पे एक भवन हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, गांव समाज जो हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, गांव समाज से दूर ऊंचाई में एक भवन हुआ करता था, उसी भवन को बोलते थे सीटाडेल। तो चनहूदड़ो में कोई सीटाडेल नहीं पाया गया। तो सीटाडेल कहाँ पाया गया? हड़प्पा में पाया गया। और कहाँ पे पाया गया? मोहनजोदड़ो में सीटाडेल पाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर चनहूदड़ो में कोई सीटाडेल नहीं पाया गया। यहाँ पे एग्जाम में बन सकता है कि इनमें से किस जगह में सीटाडेल या गांव समाज से बाहर ऊंचाई वाला स्थान भवन नहीं पाया गया? तो उसका उत्तर क्या होगा? चनहूदड़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। चनहूदड़ो भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं लोथल। देखो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और कहाँ पे आ जाएगा ये? भारत में। जब भी लोथल का नाम आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि लोथल क्या था? लोथल हमारे भारत का प्राचीन बंदरगाह है। क्या है? प्राचीन बंदरगाह है। और ये लोथल कौन सी नदी के किनारे था? ये आपको बता दें, भोगवा नदी के किनारे था। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। गुजरात की एक नदी है भोगवा नदी, और भोगवा नदी के किनारे लोथल था। और ये लोथल आज के अहमदाबाद के पास था। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ पर कई सारे नाव के अवशेष पाए गए हैं और नाव बनाने का कारखाना भी पाया गया है। तो अब नाव मिल रही है, नाव के अवशेष मिल रहे हैं, नाव बनाने का कारखाना मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग, आज से 5000 साल पहले के लोग नाव बनाना जानते थे और नाव को चलाना जानते थे, ठीक है। नाव बनाना जानते थे, नाव चलाना जानते थे, ठीक है। तो लोथल के बारे में आपको बता दें, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, अहमदाबाद नगर के पास था, भोगवा नदी के किनारे था। और लोथल हमारे भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है कि भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ पर था या कौन सा था? तो वो क्या है? लोथल, गुजरात। और ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। ऐसे तो 4-5 बंदरगाह थे, ऐसे तो 4-5 बंदर, जैसे सुत का गेंद्र हो गया, कुंटासी हो गया और आपका लोथल हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, जहाँ पे नाव बनाने के कारखाने भी थे। कहाँ पे था ये? गुजरात। और गुजरात कहाँ पे? भारत में। यानी लोथल कहाँ था? भारत का, ठीक है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोथल को ढूंढ निकाला है 1954 में एस.आर. राव ने। किसने? एस.आर. राव ने। इन्होंने खुदाई के द्वारा लोथल को ढूंढ निकाला था और ये लोथल था क्या है? भोगवा नदी के तट के किनारे। जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हुई है सब नदियों के किनारे हुई, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है धान के अवशेष, और क्या मिला है? चावल के अवशेष, और यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? धान की भूसी, राइस हस्क जिसे बोलते हैं। यहाँ से क्या मिला है? धान के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं और धान की भूसी मिली है यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके सिवा और क्या है? जहाज, पानी के जहाज बनाने के कारखाने, पानी के जहाज बनाने के कारखाने मिले हैं और जहाज भी मिले हैं, पानी के बने बनाए जहाज भी मिले हैं। इसी से ये प्रतीत होता था कि यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कालीबंगा, राजस्थान का एक स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा किससे फेमस है? काली चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ से जो बैंगल होते थे, बैंगल, चूड़ी हो गया और जो भी गोल गोल पहनने की चीज़ें होती है हाथों में, वो सब कहाँ से मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा आज भी फेमस है चूड़ियाँ बनाने के लिए, ठीक है। यानी हम इससे प्रतीत लगा सकते हैं कि उस समय के लोग चूड़ियाँ पहनते थे। अब औरतें ही चूड़ियाँ पहनती हैं हमारे भारत में। आप बोल सकते हो कि हमारे भारत में चूड़ियाँ पहनने की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से ही आई है। अगर चूड़ियाँ बन रही हैं, ब्रेसलेट बन रहे हैं, तो ये उस समय के ही देन हैं। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में था, और यहाँ पर बैंगल, चूड़ियाँ, चूड़ियों के कारखाने थे यहाँ पे, और चूड़ियों के बड़े बड़े कारखाने पाए गए हैं जहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर शॉप भी पाई गई है, शॉप भी पाई गई है जहाँ पे चूड़ियों को बेचा जाया करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1961 में बी.बी. लाल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। 1961 में बी.बी. लाल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान भारत में है और घग्गर नदी के किनारे है। बी.बी. लाल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1961 में, और यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी में धसी हुई, दबी हुई चूड़ियाँ पाई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धोलावीरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। ये धोलावीरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में था, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में था। और सबसे बड़ी बात धोलावीरा हमें क्यों पढ़ना है? धोलावीरा से खुदाई के दौरान धोलावीरा में स्टेडियम पाया गया। क्या पाया गया? स्टेडियम पाया गया, ठीक है। क्या पाया गया है? स्टेडियम, स्टेडियम पाया गया। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि स्टेडियम कहाँ से पाया गया था, तो स्टेडियम पाया गया था धोलावीरा से। और धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 1967-68 में जे.पी. जोशी द्वारा खुदाई का कार्यक्रम किया गया और वहाँ से धोलावीरा ढूंढ निकाला गया। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो राजस्थान से नदी आती है, गुजरात में प्रवेश करती है, लूनी नदी, उसके तट पर था क्या? धोलावीरा। और धोलावीरा से क्या पाया गया था? धोलावीरा से स्टेडियम पाया गया था। और क्या पाया गया था? और यहाँ पर धान की भूसी पाई गई थी। क्या है? धान की क्या पाई गई थी? भूसी। भूसी का मतलब क्या होता है? रस्क, ठीक है। धान का रस, राइस हस्क, हस्क बोलेंगे, हस्क, राइस हस्क पाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला स्थल देख लेते हैं हमारा, जो अगला स्थल है सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा, सुरकोटदा पाया गया था। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। और 1961 में बी.बी. लाल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और घग्गर नदी के किनारे था। ये जो सुरकोटदा है, ठीक है, ये कहाँ पे था? गुजरात में। गुजरात का मतलब कहाँ पे है अभी? ये वर्तमान भारत में है। और घग्गर नदी के किनारे था। बी.बी. लाल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1961 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो इम्पोर्टेंट शहर है बनावली। बनावली हमारा कहाँ था? बनावली हमारा कहाँ अंतिम जो हमारा शहर है वो क्या था? बनावली था। और ये कहाँ था? हरियाणा में। और इसको भी देखेंगे। एक हमारी और जगह है जिसका नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी ये हरियाणा का ही स्थान है और भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो राखीगढ़ी आपको इसीलिए इस्तेमाल करना है। राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी क्या है? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा क्षेत्र था जो भारत के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, बनावली को 1973 में R.S. बिष्ट द्वारा खुदाई के दौरान
इसकी खुदाई की गई थी। 1973 में RS बिष्ट ने इसकी खुदाई किया था। ये सरस्वती नदी के किनारे था। आपको बता दें सरस्वती नदी के, देखो ये जो सरस्वती नदी है और सिंधु नदी है, सरस्वती नदी और सिंधु नदी, इन दो नदी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता की 80% जनसंख्या रहा करती थी। ध्यान दीजिएगा, उस समय सरस्वती नदी बहुत पूजनीय थी। आगे चल के वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी का बहुत बार उल्लेख किया गया और वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद काल में ये सरस्वती नदी बहुत ज़्यादा पूजनीय और बहुत ज़्यादा पवित्र नदी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में जो जनसंख्या रहती थी और सिंधु घाटी सभ्यता की 80% जनसंख्या इन्हीं दो नदियों के द्वीप क्षेत्र में रहा करती थी। ठीक है, तो बनावली हमारा कहाँ पे, हरियाणा यानी भारत में है। ठीक है, और 1973 में RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की है और यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। और राखी गढ़ी कौन है, राखी गढ़ी हमारे भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वो चीज पढ़ेंगे जो खुदाई के दौरान ये जो बड़े बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जहां पर लोग अपना जीवन यापन करते थे, और जब इसकी खुदाई की गई, जब से इसकी खुदाई चालू है तब से कुछ ना कुछ मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढ नहीं निकाला गया है। तो कौन से शहर से क्या क्या पाया गया है और कैसा दिखता था, ये हमने एक स्लाइड पे बनाने की कोशिश की है और आपको इसी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला शहर हमारा कौन सा खोज निकाला गया था, हड़प्पा शहर। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत में और पाकिस्तान में। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब खोजा गया, यहाँ से जब उत्खनन किया गया तो क्या क्या मिला। देखिए, पाषाण नर्तक मिले। पाषाण नर्तक का मतलब पत्थर की बनी मूर्तियां मिली। ठीक है, पत्थर की बनी मूर्तियां मिली। और क्या क्या पाए गए, देखो श्रमिक आवास मिले। खुदाई के दौरान जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ईंटों से बनी मिलने लगी तो ये पता लगाया गया कि बिल्डिंगें क्यों बनी है और यहाँ पे कौन रहा करता था। तो जो अध्ययन किया गया तो ये पता लगाया कि ये कैसे आवास है, श्रमिक आवास है, कर्मकार आवास है, मजदूरों के आवास है। और क्या मिला, काले पत्थर का शिवलिंग, काले पत्थर का शिवलिंग। ठीक है, काले पत्थर से बना हुआ लिंग की आकृति मिली, जिसको हम क्या बोले, शिवलिंग। अब देखो शिवलिंग मिल रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस भारत में सबसे प्राचीन और सबसे पुराना धर्म कौन सा है, शैव धर्म। कौन सा धर्म है, शैव धर्म। और क्या मिला है, 1.5 फीट का पैमाना मिला है, स्वास्तिक मिला है जिसमें शुभ लाभ जो आज के हम इस्तेमाल करते हैं ना, स्वास्तिक बना देते हैं और उसके बगल में शुभ लाभ लिख देते हैं। तो क्या मिला है, स्वास्तिक। जरा इसमें देखिए, ये हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है जो कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर से मिला, ये स्वास्तिक का चिन्ह। और आज इस स्वास्तिक के चिन्ह को हम दीपावली में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर इसके बगल में हम क्या लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शुभ लाभ, कि शुभ भी हो भैया और लाभ भी हो। मतलब मेहनत नहीं करनी है, बस इसको लगा के कर देंगे तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करोगे तब जाके आपका शुभ होगा और लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांबे का वृषभ मिला, कुछ इस तरह की देखो आकृति बनी हुई मिली, तांबे की बनी मिली हुई। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, लोग क्या, तांबे का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ करता था, कांस्य का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। आगे देखिए, धोती पहने एवं शॉल ओढ़े एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। धोती पहने और शॉल पहने ओढ़े एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। इसका मतलब हमें पता चलता है उस समय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से वस्त्रों को पहना करते थे और वस्त्र पहनने का तरीका क्या हुआ करता था। और क्या मिला है, मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है। अब कैसे पता चला स्त्री की मूर्ति है, भाई स्त्री को क्या शौक होता है, पहनने का चूड़ी कंगन, और जैसे श्रृंगार का बड़ा शौक होता है, तो श्रृंगार से बनी हुई श्रृंगार जिस मूर्ति में श्रृंगार दिखा गया हो, चूड़ियाँ दिखी गई हो, तो उससे पता लगाया गया कि ये औरत की मूर्ति है और औरत के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया। हो सकता है ये इस चीज़ का प्रतीक रहा हो, धरती माता का प्रतीक रहा हो, मातृशक्ति का प्रतीक रहा हो, या हो सकता है कि वो फसल की देवी रही हो, है ना। ये चीज़ है, हालांकि अभी ये सिर्फ मिथ है, इसका कोई अभी ये पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि आखिरकार ये मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाने का क्या संदर्भ है। सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो लिपि थी वो आज तक अज्ञात है, उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रसाधन मंजूषा, बधनी, कान कुदेरनी और चिमटी, ये पाया गया है क्या, हड़प्पा से। और देख लेते क्या पाया गया, प्राचीनतम कृषक समुदाय साक्ष्य। ठीक है, प्राचीन समय में लोग किस प्रकार से कृषि करते थे, किस प्रकार के कृषि करते थे, इसका साक्ष्य मिला है। कृषि करने के लिए बैल चाहिए, हल चाहिए, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। और देख लेते हैं क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, और देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं साक्ष्य। तो जरा देखिए और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, भट्टों के अवशेष, क्या है, भट्टों के अवशेष। किस प्रकार के भट्टे, ईंट बनाने के भट्टे। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से खनन के दौरान ईंटें मिल रही थी, इससे ये साफ पता लगता है कि उस समय के लोग बड़े वैज्ञानिक लोग थे, उस समय के लोग बड़े अर्बन क्षेत्र यानी शहरी लोग थे, जो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे और पकी हुई ईंटों से घर बनाया करते थे। तो जरा देखिए इस तरीके के भट्टे मिले हैं ईंटों के, और एक से एक ईंट बढ़िया अलंकृत लगी हुई है, और इन ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाया करता था। और क्या मिला है, एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, एक बर्तन पे बना हुआ मछुआरे का चित्र। अब इससे क्या प्रतीत होता है कि उस समय के लोग मछली को भी अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते थे। नाव से जाते रहे होंगे और मछली पकड़ के लाते रहे होंगे, और अपने खाने के इस्तेमाल में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहे होंगे। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, शंख से उसको तराश के उसको बैल बनाया गया होगा। इससे ही पता चलता है कि उस समय के लोग बैल जैसे जानवरों से काम निकालना जानते थे। पशुपालन समझ में आता है, उस समय का डोमेस्टिकेशन समझ में आता है, जानवरों को पालतू बनाया गया होगा। उस समय के जानवर पालतू जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या थे, पालतू जानवर थे। पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का मिला है हड़प्पा से। और क्या मिला है, वृत्तिकार चबूतरे, यानी ईंटों द्वारा निर्मित जो वृत्ताकार चबूतरे हैं ये मिले हैं। चबूतरे कहीं पेड़ के किनारे बना दिया है, कहीं बिना पेड़ के किनारे बना दिया है, कभी घर के किनारे बना दिया है। किसके बने हुए, ईंटों के बने हुए, वृत्ताकार, बढ़िया है, ठीक है, वृत्तिकार जो है चबूतरे बना दिए हैं, ये अवशेष मिले हैं। और इससे प्रतीत होता है कि हो सकता है उस समय के लोग यहाँ बैठकर सभाएं करते रहे हों। चलिए, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। देखिए एक पेटी में बंद अंदर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे ये समझ में आता है कि उस समय के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे, ठीक है। और क्या मिला है, कब्रिस्तान में R37 कब्रिस्तान मिला है, जहां पर R37 सिमेट्री का इस्तेमाल किया गया था। सामान्य आवास के दक्षिण में, सामान्य आवास के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला है, जहां पर R37 सिमेट्री बढ़िया तरीके से कब्र बनाई गई थी, चौकोर कब्र बनाई गई थी, और एक से एक डिजाइन कब्र बनाई गई थी। ये मिला है कहां से, हमें हड़प्पा से। शिव के नटराज रूप के इंगित पुरुष के नग्न प्रतिमा इंगित करती हुई पुरुष की नग्न प्रतिमा मिली है। फिर से समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग पढ़ते ही नहीं है पूरा कि क्या क्या मिला था। अब जब नहीं पढ़ता है तो कंफ्यूजन में रहता है कि हड़प्पा से मिला था कि मोहनजोदड़ो से मिला था। ऐसा नहीं करना है। शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा, इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा मिली है। देखिए इस तरह की कुछ नटराज की मूर्ति मिली है, डांस करती हुई मिली है, नग्न अवस्था में मिली है जमीन से खोदने के दौरान। आगे देखिए, नग्न पुरुष की आकृति मिली है यक्ष की सम्मान के लिए, बताया जा रहा है यक्ष समान नग्न पुरुष की आकृति। उस समय के जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, इससे हमें पता चलता है कि उस समय का जीवन काल, उस समय का जीवन कैसे प्रतीत होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता से और क्या क्या मिला है। हड़प्पा जो शहर ढूंढ निकाला गया था रावी नदी किनारे, और देख लेते हैं कि वहां से क्या क्या मिला है। तो वहां से मिला है इंद्रगोप के मनके यानी गोलाकार मनके मिले हैं। मेष यानी भेड़ की मूर्ति मिली है, भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब उस समय लोग भेड़ को पालतू बनाते थे, ठीक है। देखिए उस समय के लोग जो चीज उस समय हुआ करती थी, मिट्टी को आकृति दिया करते थे। क्यों? अरे बच्चों के खेलने के लिए। जैसे हम भी कभी बच्चे छोटे थे और मिट्टी के बर्तनों से और मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, और वो खिलौने हम किस तरीके से बनाते हैं, आज के संदर्भ में जैसी चीजें हैं, जैसे गाड़ी बना दिया, बैल बना दिया, गाय बना दिया, चिड़िया बना दी। तो उस समय भेड़, उस समय क्या है, भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा पाया गया, मतलब भेड़ पालतू बनाते थे उस समय।
आगे देखिए, नरकंबंध की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। परवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य मिले हैं। मादा जननांग का प्रतीक पत्थर निर्मित, देखिए मादा आप बोल सकते हो औरत, महिला के योनि की आकृति का, पत्थर की आकृति का साक्ष्य मिला है, कहां से? हड़प्पा से। और ताम्र निर्मित मानवीय आकृति, ताम्र से यानी तांबे से बनी मानव की आकृति मिली है हड़प्पा से। तो देखिए इतने सारे साक्ष्य जो है खाली हड़प्पा से मिले हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि उस समय का जीवन कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाया गया है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो बहुत बड़ा था, स्विमिंग पूल जैसे था, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी, अगल बगल उसके घर बने हुए थे, कक्ष बने हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग उस विशाल स्नानागार में आते रहे हों और नहाते रहे हों, और जो अगल बगल में कक्ष बने हैं उस कक्ष में वस्त्र बदलने के लिए इस्तेमाल करते रहे हों। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार पाया गया है उसके एक तरफ नाली थी, दो तरफ नाली थी, एक नाली जल भरती थी और दूसरा नाली जल निकालती थी, निकासी। ठीक है, तो देख लेते हैं मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, और सिंधु नदी के किनारे लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मिला है, सूती कपड़ा। क्या मिला है? सूती कपड़ा। इसका मतलब उस समय के लोग कैसे पहनावा करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। पुजारी का सर चूना पत्थर द्वारा निर्मित, पुजारी का सिर मिला है जो चूना और पत्थर से बनाया गया है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति। अब देखो बार बार नर्तकी शब्द आ रहा है, नृत्य आ रहा है, इसका मतलब उस समय के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य का इस्तेमाल करते रहे होंगे। ठीक है, योगी चित्रित मोहर मिली है। और क्या मिली? योगी चित्रित एक मोहर मिली है जिसके बीच में सींग वाला योगी पोजीशन में एक व्यक्ति मिला है जो योग कर रहा है, और उसके चारों ओर क्या है, जानवर घूम रहे हैं, और उसके पैरों में दो हिरण भाग रहे हैं पैरों के नीचे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पशु के देवता है, इसीलिए इसको पशुपतिनाथ की मोहर बोला गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जानवर इंगित थे? इधर बैल, भैंसा और गैंडा और चीता यानी बाघ। इससे प्रतीत होता है कि ऐसे जानवर की उपस्थिति उस समय थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वैसे जानवरों की जान पहचान थी। आगे देखते हैं, मातृ देवी की मृण मूर्ति, लिंगीय प्रस्तर, तांबे का ढेर और कुबड़दार तांबे का बैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया है? कुबड़दार तांबे का बैल पाया गया है। पुरोहित आवास मिले हैं यहाँ से, और महाविद्यालय भवन। देखिए महाविद्यालय भवन क्या बोल सकते हैं? बहुत बड़े भवन, यानी सीटाडेल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटाडेल जिसे बोलते हैं। सीटाडेल मिला है, यानी सीटाडेल क्या हुआ करता था? एक बहुत बड़ा भवन हुआ करता था जो गांव समाज से दूर हुआ करता था और ऊंचाई में बना हुआ करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि गांव समाज के लोग वहां पर आकर प्रार्थना, पूजा, आराधना, आरती ये सब करते रहे हो सकता है कि राजा सभा के लिए वहां बुलाता रहा हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो मुख्य डिसीजन लेते रहे हो वो वही लेते रहे हो। तो अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हमारा एक सोचना है। ठीक है, और सभा भवन मिले हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से देखिए विशाल स्नानागार मिला है। ये नर्तकी की नग्न अवस्था में मूर्ति मिली है, नग्न अवस्था में नर्तकी की मूर्ति मिली है। और देखो ये विशाल स्नानागार मिला है। ये इतना बड़ा जो स्नानागार है, ये बहुत बड़ा स्नानागार था, लगभग 11.5 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर 11.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा। अब देखिए ये नीचे की तरफ है, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ साइड से भी उतरने को है, और एक नाली इसमें जल भराव करती थी, दूसरी नाली इसका जल निकासी किया करती थी। और इसके बगल में छोटे छोटे कक्ष मिलते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास अवसर पे या महिला पुरुष यहाँ पे नहाने आते रहे हों। महिलाओं का समय अलग रहता हो, पुरुष का समय अलग रहता हो, और जो छोटे छोटे कक्ष पाए गए हैं इन कक्षों में वस्त्र बदलने के लिए इस्तेमाल करते रहे हो। ये पूरा स्नानागार ये किससे बना है? ईंटों से बना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि विशाल स्नानागार वहां से मिला है। और खुदाई के दौरान वहां पे क्या मिला है?
खुदाई के दौरान वहां पे मिला है विशाल अन्नागार। क्या है? विशाल अन्नागार। अच्छा, विशाल अन्नागार का मतलब इतने बड़े विशाल अन्नागार जहां पे अन्न को रखा जाया करता था। भाई खेती करते थे तो खेती से जो अनाज उपज होती थी वह बारिश से सड़ ना जाए, मौसम से खराब ना हो जाए, इसलिए वह विशाल अन्नागारों में रखा जाया करता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या देखो पाया गया, और क्या क्या मतलब मोहनजोदड़ो से पाया गया, जिसको मृतकों का टीला बोलते हैं। पाया गया हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड पाया गया, इसका मतलब उन लोगों को हाथी की भी पहचान थी, वो हाथी जैसे जानवर से परिचित थे। और क्या पाया गया? राजमुंदाग पाया गया। नाव का चित्र अंकित मोहर पाई गई, जिसमें नाव बनी है, ऐसी मोहर जिसमें नाव बनी है। इससे क्या पता लगता है? इससे तो यही पता लगता है कि उस समय के लोग नाव चलाना भी जानते थे। स्तंभ युक्त भग्नाशेष मिला है। हल का प्रारूप मिला है। हल ऐसे करके जो हल होता है ये यहाँ पे पकड़ने के लिए होता है, और यहाँ से ये हल, तो हल मिला है। इसका मतलब उस समय के लोग खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? हल का इस्तेमाल करते थे। और हल को कौन खींचता था? बैल खींचते थे। ठीक है। जहाज की आकृति की अंकित मोहर मिली है, पानी के जहाज की। कांस्य से बनी निर्मित भैंस और भेड़ की मिली, यानी भैंस और भेड़ से भी वो लोग परिचित थे, ये पालतू जानवर थे उनके। ठीक है। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियां मिली हैं, यानी उस समय के लोग कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य मिला है, ये भी एक मोहर में या किसी पत्थर में दिखाया गया है कि जब बाढ़ आती है तो विनाश कैसे हो सकता है। भाई सिंधु नदी के किनारे थे, रावी नदी के किनारे थे, जितनी भी सभ्यता थी सब नदी किनारे थे, यानी जब बाढ़ आती रही होगी तो ये लोग प्रभावित होते रहे। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सैंधव का सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि धौलावीरा में क्या मिला है। ठीक है। धौलावीरा, जब भी धौलावीरा का नाम आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। और कहाँ पे है? भारत में। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम। ठीक है भाई, अगल बगल लोग बैठा रहा करते थे और बीच में एक ग्राउंड जैसी जगह हुआ करती थी, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ करते रहे होंगे, सभा हुआ करते, खेल मनोरंजन ये सब होता रहा होगा। तो धौलावीरा से ये याद रखना है कि धौलावीरा से क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। ठीक है, क्या मिला है? स्टेडियम। अब देखिए धौलावीरा क्या मिला है? यहाँ पे अनेक जलाशय का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? अनेक जलाशय का प्रमाण मिला है। निर्माण में पत्थर का साक्ष्य मिला है कि भैया वहाँ के जो निर्माण करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, स्टेडियम बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे। ठीक है। अच्छा, धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ वाले इलाके में। ठीक है। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, इसके साक्ष्य मिले हैं। त्रिस्तरीय नगर योजना थी और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत सैंधव स्थल में सबसे बड़ा क्षेत्र धौलावीरा तो है, लेकिन धौलावीरा से भी बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है। घोड़े की कलाकृति मिली है, घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे क्या पता लगता है कि उस समय के लोग घोड़े जैसे जानवर से भी परिचित थे। श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड मिले हैं। सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफी बड़े हैं, लेकिन आज तक इनको पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, जो काफी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, देखिए ये धौलावीरा का स्टेडियम है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्टेडियम है और यहाँ पर क्या क्या है, किस पत्थर से बना हुआ है, किस तकनीकी से इसको बनाया गया था, सब इसमें लिखा हुआ है। गुजरात के धौलावीरा में जाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लोथल। आगे देखिए क्या है? लोथल। और लोथल को क्या बोला जाता है? भारत का प्राचीनतम बंदरगाह। क्या है? भारत का प्राचीनतम बंदरगाह बोला जाता है। और यहाँ पर क्या मिला है? जहाज बनाने के कारखाने मिले हैं और पानी के जहाज भी मिले हैं और उनके अवशेष मिले हैं। इससे पता लगाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्राचीनतम क्षेत्र था। क्या? सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब देखो हमारे पुरातात्विक विभागों ने और इतिहासकारों ने ये इस फोटो के माध्यम से लोथल को दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोथल हुआ करता था और यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे जहाँ पे नाव बना करती थी और पानी तो वैसे ही भरा रहा करता था, तो नाव से लोग व्यापार किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है। और देखो क्या मिला है यहाँ पे?
सूती कपड़ा का अवशेष मिला है और सीपी पैमाना मिला है। एक खिलौना जिस पर एक व्यक्ति दो पहियों पर खड़े हैं ये मिला है, पहियों का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने का कारखाना बना है और गोदी बाड़ा पूर्वी खंड में स्थित बना है। चावल व बाजरा की भूसी मिली है, ठीक है, और फारस की मोहरें मिली है। अब फारस यानी पर्शिया यानी अरब की मोहर मिली है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अरब से भी व्यापार किया करते थे। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी देखो, आपको बता दें अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड, भट्टियां मिली है, अग्निकुंड मिला है। इसका मतलब प्रतीत होता है कि उस समय के लोग पूजा यज्ञ या खाना बनाने के लिए बड़े बड़े अग्नि की भट्टियां बनाते रहे होंगे। युग्मित समाधियां मिली हैं, ऐसी समाधियां मिली हैं जहां पर आदमी यानी नर और नारी दोनों की एक साथ की समाधि मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि पति पत्नी को एक ही कब्र में दफनाया जाता रहा होगा उस समय। आगे चिमनी का साक्ष्य मिला है, स्केल का साक्ष्य बना है, हाथी दांत का साक्ष्य बना है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां बनी है और राजमुंडक बने हैं और नाव का चित्र के आकृति के मोहर मिले हैं। ठीक है, ये कहां से मिला है? लोथल से। और देखिए क्या क्या मिला है लोथल से। आटा पीसने की चक्की मिली है जिसमें दो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आटा पीसा जाया करता था। सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र है ये, बिल्कुल सही बात है। शतरंज मिला है, शतरंज बोर्ड। कौन सा बोर्ड? शतरंज बोर्ड। इसका मतलब क्या है? उस समय के लोग मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे। यानी शतरंज खेलना, पासा से शतरंज खेलना, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, और देख लेते हैं। चावल का साक्ष्य मिला है और टेराकोटा का बना गोरिल्ला मिला है, यानी उस समय गोरिल्ला भी था। मम्मी की आकृति मिली है, तांबे का कुत्तब मिला है और जहाज की आकृति के अंकित मोहर मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति, बतख का चित्रण यहाँ सर्वाधिक हुआ है, यानी बतख भी पहचान थी। चक्की एवं बर्मा के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी टेराकोटा का जहाज बना है, मिट्टी के बने पानी के जहाज यानी खिलौने के रूप में। ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था और कांस्य का छड़ भी इसमें मिला है। क्या मिला है? कांस्य का छड़ मिला है। और क्या मिला है जरा देखिए, शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। अब देखो इतनी सारी चीजें मिल रही है यहाँ से और इतनी सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे, यानी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता मामूली सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, 42 आगे बढ़ते हैं और देखो लोथल से क्या क्या मिला है। ओके, ये तो हमने पढ़ा है। ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था। कांस्य की छड़, शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य मिला है। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य मिला है। ये दिखाया गया होगा कि भाई बाढ़ से जो है पूरा का पूरा शहर डूब गया। माल गोदाम मिला है। माल गोदाम का मतलब क्या होता है? अन्नागार, विशाल अन्नागार मिले हैं। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। चिकित्सीय उपचार जैसे खोपड़ी की शल्यक्रिया, ऑपरेशन खोपड़ी का होना, ये भी दिखाया गया इसके सामने। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य भी मिले, यानी एक ऐसी सुराही थी जिसमें लोमड़ी और पक्षी को दिखाया गया। इसका मतलब लोमड़ी भी उन समय के लोगों को पहचान में थी। ठीक है, और क्या दिखाया गया? बाजरे के दाने मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? लोथल से। चलिए, यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट होता है सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए सनराइज करियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चैनल को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।